हेलो एंड वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। मैं हूं तासीर सर, आपका बायोलॉजी टीचर। तो ज्वाइन करिए हमारी ऐप को, जहां पर आपको रेगुलर टेस्ट सीरीज़ मिले और पैड बैचेस में भी आप वहां पर ज्वाइन हो सकते हो। उसके बाद ज्वाइन करो टेलीग्राम को, जहां पर आपको रेगुलर पीडीएफ्स और वीडियोस मिल जाएं, और लिंक जो है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बहुत सारे बच्चों की क्वारीज आती है, सर पीडीएफ्स नहीं मिलती, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये सब कुछ मिल जाएगा। कल जो है हमारा वाइटामिन का लेक्चर नंबर 1 था, जिसमें हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ लिया, और आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे और जो रिलेटेड जो बची हुई हैं उनको ख़त्म करेंगे। और आज हमारा विटामिन का टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। चलिए, जो हमने कल पढ़ा उसी को 2-3 मिनट में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, जो आपको एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं 70 to 80% चांसेस हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा? आपको पूछा जाएगा, वाइटामिन को किसने इन्वेंट किया था? वाइटामिन्स को किसने 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 आप बताइए। जी एफ हॉपकिंस ने इन्वेंट किया था। और टर्म किसने दी थी? आप बताएंगे। कहाँ का था वो? वो था पोलैंड का पोलिश केमिस्ट। वही यहाँ पर मैंने लिखा है, पोलिश केमिस्ट कैजिमर फंक। ये आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है, क्या वाइटामिन हमारी करती है? नहीं करती है। इसे एज एन एनर्जी यूज़ नहीं किया जाता, बल्कि एक एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। वाइटामिन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। कौन सी चीज़ है, कौन सी डाइट है जिसमें कैलोरीज नहीं होती? तो आप लिखेंगे, कैलोरीज जो हैं वाइटामिन में नहीं होती। कौन सी चीज़ है, कौन सी डाइट है जिसको 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 बहुत ही स्मॉलर क्वांटिटीज़ या ट्रेस एलिमेंट, ट्रेस अमाउंट्स में ज़रूरत होती है हमारी बॉडी को? तो वाइटामिन आप लिखेंगे। उसके बाद आपसे ये पूछा जा सकता है के S2 वाटर सॉल्यूबल वाइटामिन कौन सी हैं? आप क्या लिखेंगे? बूढ़ा चाचा आप लिखेंगे। बी और सी, विटामिन बी और सी कितनी वाइटामिन हैं? तो 9 वाइटामिन है, ये आप याद रखेंगे। उसके बाद आपसे ये पूछा जा सकता है, फैट सॉल्युबल प्रोटीन्स कौन कौन सी हैं? आप याद रखेंगे। आदिलदार एक कुत्ता, ये ट्रिक आप याद रखेंगे। ADE के आदिलदार एक कुत्ता। और दोस्तों, ये ट्रिक जो है सोच समझ कर बनाई गई है, क्योंकि आपके सर को पिछले साल एक लड़के के साथ लड़ाई हुई थी जिसका नाम भी आदिल था। तो आदिलदार कुत्ता है, आदिलदार एक कुत्ता है। चलिए, इससे आगे हम लोग चलते हैं। फनी था, मजाक था, सीरियसली नहीं लेना। प्रिकर्सर ऑफ प्रोटीन कौन सा फैट सॉल्युबल, कौन सा वाटर सॉल्युबल वाइटामिन जो है, कौन सी वाटर सॉल्युबल वाइटामिन जो एक्ट करती है प्रिकर्सर ऑफ प्रोटीन? आप बी लिखेंगे, सी नहीं लिखेंगे। और अगर इन जर्नल आ जाए कि कौन सी प्रोटीन्स हैं, क्या वो वाटर सॉल्युबल है या फैट सॉल्युबल है, जो प्रिकर्सर एक्ट करती हैं, तब आप लिखेंगे वाटर सॉल्युबल प्रोटीन्स। ये आपको समझ आ गया होगा, होप। चलिए, उसके बाद आपसे क्या पूछा जा सकता है? विटामिन ए का केमिकल नाम। रेटिनोल पूछा जा सकता है, किसने किसने डिस्कवर किया था, किसने इन्वेंट किया था? MC कॉलन ने डिस्कवर या इन्वेंट किया था। इसका मेन काम क्या है? विजुअल पिगमेंट। आप ए से आँख याद रखेंगे। ए मीन्स आँख, हर एक चीज़ इसमें ए जो है आँख के रिलेटेड है, यानी अगर इसकी कमी हो जाए आँखों में इफेक्ट पड़ता है। डिजीज़ आप याद रखेंगे, नाइट ब्लाइंडनेस, ज़ेरोप्थेल्मिया होता है ड्राइनेस, और टेरर इन्फेक्शन। बाकी सोर्स आपसे कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि सोर्स जो है हर एक जगह मैक्सिमम में सेम ही है। विटामिन की डेफिशिएंसी में वेजिटेबल ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, तो ये आप याद रखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि हमारी बॉडी जो है कौन सी डाइट जो है या कौन सी चीज़ जो है खुद नहीं बना पाती? आप लिखेंगे, अगर ऑप्शन होगा प्रोटीन्स, वाइटामिन, कार्बोहाइड्रेट, तो आप वाइटामिन पे टिक मार के आ जाएंगे। और अगर ये लिखा होगा कि हमारी बॉडी कौन सी वाइटामिन की सिंथेसिस करती हैं, आप लिखेंगे डी को किसने दिया था? MC कॉलन ने। डी की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ हो जाती है? बच्चों के केस में रैकेट्स, बड़ों के कोई केस में ऑस्टियोमलेशिया, यानी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। आपसे ये पूछा जा सकता है, विटामिन डी जो है वो कितने टाइप्स की हैं? 2, एर्गो कैल्सीफेरोल और चोली कैल्सीफेरोल। ठीक है दोस्तों, तो बस इतना हमने कल पढ़ा था। चलिए, आपको रैकेट्स दिखा देते हैं फिगर के थ्रू।
हाँ जी, ये देख लीजिए, ये बच्चों में ये देख लीजिए, टांगें जो हैं टेढ़ी हो जाती हैं। किसकी वजह से? रैकेट्स की वजह से, विटामिन डी की एफिशिएंसी की वजह से। ठीक है दोस्तों, ये भी आपने देख लिया। और यही सिमिलर यही है ऑस्टियोमलेशिया भी जो है यही है, लेकिन ये बड़ों के केस में होता है, छोटों के केस में रैकेट्स, बड़ों के केस में ऑस्टियोमलेशिया। चलिए अब हम अपना यहाँ से आगे स्टार्ट करते हैं जो हमारा बचा हुआ है, और आज स्टार्ट करते हैं एडीई के आदिल डार एक कुत्ता, उसी में से हम लोग स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं विटामिन ए। बहुत डिस्टरबेंस हो जाती है, एक फ्रेंड आया हुआ था, तो चलो हम लोग अब कंटिन्यू करते हैं, छोड़िए इन बातों को। विटामिन ए, विटामिन ए का नाम, सॉरी विटामिन ई का नाम जो है टोकोफेरोल है। टोकोफेरोल आप नाम याद रखेंगे। और विटामिन ए जो है, विटामिन ई जो है इसमें 8 टाइप्स ऑफ टोकोफेरोल होते हैं। कितने टाइप्स के? 8। विटामिन ए है, सॉरी विटामिन ई है, न जाने क्यों बार बार यही निकल रहा है ए। तो विटामिन ई जो है इसमें 8 टाइप्स के टोकोफेरोल है, जिसमें अल्फा टोकोफेरोल मोस्ट कॉमन है। अल्फा टोकोफेरोल मोस्ट कॉमन है। नाम पूछा जा सकता है। और कौन सा कॉमन है? अल्फा टोकोफेरोल। उसके बाद अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए, कौन सी डिजीज़ हो जाएगी? तो लेस फर्टिलिटी। लेस फर्टिलिटी क्या होता है? व्हाट इज़ लेस फर्टिलिटी? मीन्स और तुम्हें जो है बच्चे जो हैं, मतलब बच्चे पैदा करने की एबिलिटी कम हो जाना, ख़त्म हो जाना, चाहे मर्द में हो जाए चाहे औरत में हो जाए। वो क्यों होती है? ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई। और भी कुछ डिजीज़ हो जाते हैं, जैसे कि न्यूरोमस्कुलर पैथोलॉजीज़, मतलब दिमागी कुछ डिजीज़ भी हो सकती हैं। लेकिन मेन क्या है? लेस फर्टिलिटी, आप याद रखेंगे। और सोर्सेज जो हैं वही वेजिटेबल, हर एक जगह पे कॉमन है विटामिन के केस में। और बटर, मिल्क और वीट, आप कुछ भी खाओ तो इससे डेफिशिएंसी जो है ख़त्म हो जाती है। एडीई के लास्ट वाला पोर्शन, आदिल डार एक कुत्ता। अब कुत्ते को हम लोग देखेंगे। कुत्ता जो है के जो है विटामिन के जो है, के बहुत सारी बुक्स में आपको मिलेगा सिर्फ फाइलोक्विनोन। लेकिन विटामिन के अंदर 2 टाइप्स आ जाती हैं, फाइलोक्विनोन और मीनाक्विनोन। ये क्या हो गया? मीनाक्विनोन। होप ये भी आपको समझ आ गया होगा। तो क्या हो गया इसको? हाँ, तो चलो, फाइलोक्विनोन जो है इसकी सिंथेसिस हो जाती है कहाँ पर? कोलोन के अंदर। जिनको कोलोन के बारे में नहीं पता, कोलोन हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन को कहते हैं, और कोलोन के अंदर कौन करता है इसकी सिंथेसिस? बैक्टीरिया। ये भी आप याद रखेंगे। विटामिन के का केमिकल नाम फाइलोक्विनोन, इस जिसे हम लोग K1 भी कहते हैं। इसकी सिंथेसिस होती है लार्ज इंटेस्टाइन, जिसे हम लोग कोलोन कहते हैं। और दूसरा आ गया मीनाक्विनोन आप सिर्फ नाम याद रखेंगे। तो विटामिन के की 2 टाइप्स होती हैं, फाइलोक्विनोन, मीनाक्विनोन के बारे में उतना ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर मैंने थोड़ा ये लिखा है, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है। डी और के विटामिन की सिंथेसिस जो है हमारी बॉडी के अंदर होती है, एक्सेप्शन है और ये पूछा जा सकता है। अब हम लोग बात करेंगे विटामिन के का काम क्या होता है। ये जो है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स बनाता है। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर मतलब फैक्टर्स प्रोटीन्स होती हैं। फैक्टर्स आर प्रोटीन्स, मतलब ये जो है ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स बनाती है। और अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए, नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, तो खून जो है जमता नहीं है। यही तो इसकी डिजीज़ है। याद रखेंगे आप लोग, विटामिन के ब्लड रिलेटेड है। मतलब अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो ब्लड जो है क्लॉट नहीं होता। क्लॉट का मतलब ये है, ये मान लीजिए, रुकिए, ये मान लीजिए हमारी बॉडी की आउटर सरफेस है, किसी ने हमको काट दिया या कट लग गया, ब्लीडिंग लगी होने, तो अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी होगी तो ब्लीडिंग जो है बंद नहीं होगी। उसी को हम लोग कहते हैं नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। और जो क्लॉटिंग प्रोटीन है ना, ये जो मैंने लिखा है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, ये है फिब्रोजन, FIBROGEN, आप याद रखेंगे फिब्रोजन। ये ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन है। लगभग 13 ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स है, जिनमें से फिब्रोजन भी एक है। और फिब्रोजन की सिंथेसिस होती है लिवर।
लिवर के अंदर आप लोग याद रखेंगे। और आप लोग याद और भी रखेंगे एक चीज़, क्या, ये जो है इसका सोर्स जो है वेजिटेबल हर जगह कॉमन, सोयाबीन और टमाटो। सोर्स आपसे कोई नहीं पूछेगा, आपसे जो है सिंपली यही पूछा जाएगा विटामिन का केमिकल नाम क्या है, कहाँ पर सिंथेसिस होती है, कितने टाइप्स की होती हैं और डिजीज़ कौन सी होती है। बस इसके अलावा आपसे कुछ नहीं पूछा जा सकता। यहाँ पर मैंने दोस्तों, यहाँ पर देखिए एक और मैंने चीज़ ऐड की है, वारफेरिन जो है ये बिल्कुल सिमिलर होता है, बिल्कुल सिमिलर विटामिन के जैसा। देखो एनालॉग होता है, सिमिलर होना। इसका स्ट्रक्चर वारफेरिन का बिल्कुल विटामिन के जैसा ही होता है। स्ट्रक्चर आप कहाँ देखोगे, मेरा कहने का मतलब है केमिकल फार्मूला जब आप केमिस्ट्री में देखते हो तो बिल्कुल सिमिलर होंगे। और लेकिन वारफेरिन का यूज़ किया जाता है एज अ रैट पॉइजन, रैट्स को मारने के लिए जहर। और क्लिनिकली यानी क्लिनिक्स में इसका यूज़ किया जाता है एज एन एंटी कोगुलेंट समझते हो ना, कोगुलेशन होता है जम जाना, एंटी कोगुलेंट होता है जमने से फिर से उसको वापस ले आना लिक्विड फॉर्म में, उसी को हम लोग कहते हैं एंटी कोगुलेंट। इसी के साथ हमारा आदिलदार एक कुत्ता जो है ख़त्म हो गया, ये ट्रिक ख़त्म हो गई। अब हम लोग पढ़ेंगे फैट सॉल्युबल प्रोटीन्स। बुढ़ा चाचा बुढ़ा चाचा, ये 9 है, 9 क्यों है, लिखा है BC, लेकिन जब आप बी को देखोगे अंदर से एक एक खोल कर पढ़ोगे तो इसमें 8 आ जाती हैं, B1 B2 B3। और उसके बाद एक और हम लोग सी को भी, विटामिन सी को ऐड करेंगे तो ये 9 बन जाती हैं। अब हम लोग इन्हीं को पढ़ेंगे और देखेंगे इनकी डेफिशिएंसी से कौन कौन सी डिजीज़ हो जाती हैं। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं बी को ही, तो चलिए बी बुड्ढे को हम लोग देखते हैं। तो B1 का केमिकल नेम थाइएमीन, याद रखेंगे आप लोग, थाइएमीन। तो थाइएमीन जो है इसकी एक्टिव फॉर्म कौन सी है, TPP आप याद रखेंगे, वही मैंने यहाँ पर लिखा है। चलिए जूम करते हैं, TPP थाइएमीन पायरोफॉस्फेट, थाइएमीन एक्टिव होता है किस फॉर्म में, थाइएमीन पायरोफॉस्फेट। और अगर हम लोग इसका केमिकल स्ट्रक्चर देखते हैं ना केमिस्ट्री में, तो ये बना होता है थायोजोन रिंग से। थायोजोन रिंग, अब आप स्ट्रक्चर देख सकते हो गूगल पे या कहीं और बुक पे देख सकते हो, कितना कॉम्प्लेक्स है वो आपसे नहीं पूछेंगे, तो ये मैं बहुत हायर बोल रहा हूँ। अगर पूछ भी लिया तो यही पूछ सकते हैं, B1 जो है ये किससे बना होता है, इसके बीच में थायोजोन रिंग होता है। और B1 की एक्टिव फॉर्म कौन सी है, थाइएमीन याद रखेंगे आप लोग, थाइएमीन पायरोफॉस्फेट। अब हम लोग बात करेंगे अब डिजीज़ कैसे होगी, डिजीज़ किस तरह से होगी। देखिए क्या होता है ना, जो चाइना या जो बाहर वाली जो कंट्रीज़ हैं ना, जो वेल डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, ये क्या करती हैं, ये जो हैं पॉलिश्ड राइस, इन्होंने तो अब ये पॉलिश्ड राइस बनाना शुरू किया है, वो प्लास्टिक टाइप का राइस, पॉलिश्ड राइस। तो उसकी वजह से इस विटामिन की यानी कि थाइएमीन की कमी हो जाती है, और जब वो कमी हो जाए तो एक डिज़ीज़ हो जाएगी बेरी। आप लोग याद रखेंगे B1 थाइएमीन की डेफिशिएंसी से कौन सी डिज़ीज़ होती है, बेरी डिज़ीज़ हो जाती है। और बेरी डिज़ीज़ भी 2 टाइप्स की होती है, 2 टाइप्स की, एक तो वेट बेरी और दूसरा ड्राई बेरी। वेट बेरी जो होता है, ये वाला वेट बेरी जो है, इसका इफेक्ट पड़ता है डायरेक्ट हार्ट पर इफेक्ट पड़ता है। और सर्कुलेटरी सिस्टम पर इफेक्ट पड़ता है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है। हार्ट जो है अच्छे से पंप नहीं कर पाता, किसकी वजह से, वेट बेरी की वजह से। और अगर हम लोग देखें ड्राई बेरी, तो ये तो सीधे ही दिमाग पर ही असर डाल देता है, डैमेज करता है नर्व्स को, वही मैंने लिखा है, डैमेज करता है नर्व्स को। आपकी जो मसल्स होती है, उनकी स्ट्रेंथ, उनकी ताकत, उनकी कुव्वत बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और अगर इसका इलाज ना किया जाए तो पैरालिसिस, बंदे की बॉडी पैरालाइज हो जाती है, जिसे वो लकवा के क्या कहते हैं उर्दू में, वो मार जाना, लकवा मार जाता है, इंसान को लग जाती है। देखिए यहाँ पर वही मैंने लिखा है। और अगर फिर भी पैरालिसिस के बाद भी ट्रीटमेंट ना किया जाए तो फाइनल स्टेज क्या है, डेथ है, इंसान जो है मर जाएगा। और सोर्स आप वही वेजिटेबल याद रखेंगे, हर एक में कॉमन, चिल्लीज़। उसके बाद लिवर ऑयल या ग्राउंडनट खाइए, उससे भी आपकी डेफिशिएंसी ये दूर हो जाएगी। अब हम चलते हैं अपने दूसरे प्रोटीन की तरफ। तो हमारी जो दूसरी प्रोटीन है वो है B2।
B2 का नाम राइबोफ्लेविन। B2 का केमिकल नेम क्या है? B2 का केमिकल नेम जो है वो राइबोफ्लेविन है। और अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो डिजीज़ हो जाती हैं, लाइक क्रैकिंग ऑफ स्किन। क्रैकिंग ऑफ स्किन, स्किन का फट जाना है, वो स्किन फट जाती है, पैरों के नीचे स्किन फट जाती है, हाथों के नीचे। दूसरा साइड इफ़ेक्ट, रेडिश आइज, आँखें लाल हो जाती हैं। टंग क्रैकिंग, ज़बान क्रैक हो जाती है। क्रैकिंग वही फट जाना, ज़बान में वो लकीरें जैसी पड़ जाती हैं, फट जाती हैं। और अगर इसे ठीक करना है तो आप क्या खाएंगे? हर जगह जो मैं कॉमन बोल रहा हूँ, हर जगह में जो मैं आपको कॉमन सी चीज़ बोल रहा हूँ, ग्रीन वेजिटेबल आप लोग खाएंगे। मिल्क या लिवर ऑयल है, ये मैंने लिखने का मतलब है लिवर ऑयल या लिवर भी कह सकते हो आप, लिवर भी खा सकते हो बेडू शेडू का, उसमें भी राइबोफ्लेविन, उससे भी आपको मिल जाएगा और आपकी B2 की डेफिशिएंसी ठीक हो जाएगी। अब हम लोग B3 की बात करेंगे। B3 का नाम नियासिन है या निकोटिन एमाइड भी कहते हैं। इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो वाइटनिंग ऑफ हेयर, बाल सफ़ेद हो जाना। मेंटल रिटार्डनेस, मेंटल स्टूपिडिटी मतलब दिमाग जो है वेल डेवलप नहीं हो पाता, दिमाग जल्दी थक जाता है। और इसमें पेलिग्रा भी हो जाता है। पेलिग्रा जो है मेनली, असल में पेलिग्रा जो है B5 में ज़्यादा होता है, ज़्यादा सेवियर, बहुत ज़्यादा सख्त जो है इस B5 में हो जाता है, लेकिन B3 में भी होता है। लेकिन आप याद रखेंगे इसमें B5 में, आप ज़्यादा याद रखेंगे, ज़्यादा केसेस में B5 में ही होता है। अब पेलिग्रा होता क्या है? और पेलिग्रा को हम लोग D4 सिंड्रोम भी कहते हैं। पेलिग्रा होता है आपकी जो बॉडी होती है ना, उसके ऊपर जो स्किन होती है उसमें रेडनेस पड़ जाती है, स्वेलिंग, सूज जाती है, और भी बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं। और ये आ गया सन, जब आप बाहर जाओगे धूप में, अल्ट्रावायलेंट रेडिएशन से वो ज़्यादा ही हो जाएगा। पेलिग्रा को 4D सिंड्रोम क्यों कहते हैं? 4D सिंड्रोम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 4 स्टेजेस में होता है, 4 डिजीज़ इससे लग जाती है। पहली डिजीज़ लग जाएगी डर्मेटिटिस जानते हो ना, ये जो है जर्नल टर्म है स्किन इन्फ्लेशन के लिए। स्किन इन्फ्लेशन जर्नल टर्म मतलब डर्मेटिटिस जो है स्किन का इन्फ्लेशन हो जाना। कुछ बच्चों को ये भी कन्फ्यूजन होती है कि इन्फ्लेशन जो है सिर्फ क्या होता है, जलन होना, सिर्फ इतना होता है। लेकिन इन्फ्लेशन में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। इन्फ्लेशन में आपकी स्किन जो है ड्राई हो जाएगी, आपकी स्किन जो है स्वेल करेगी, सूज जाएगी, रेड कलर की हो जाएगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है। वही जो है स्वेलिंग, उसी को हम लोग इन्फ्लेशन कहते हैं। तो आप याद रखेंगे पहली स्टेज क्या है? पहली स्टेज आ जाती है डर्मेटिटिस। दूसरी स्टेज में डायरिया लग जाएगा। डायरिया क्या होता है? जुलाब लग जाना, लूज वाटरी स्टूल फ्रिक्वेंटली, यानी कि बार बार आ जाना, आपको बार बार वो जो है जुलाब आ जाएंगे, वो भी पानी जैसा वो चलता है ना, उस फॉर्म में होता है। और अगर फिर भी आपने ट्रीट ना किया तो तीसरी डिजीज़ भी लग जाएगी, जिसका नाम डिमेंटिया है। अब डिमेंटिया जो है बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, ये होता क्या है? 1 मिनट, अजान दे रहे हैं। तो चलिए अज़ान दे रहे थे इसलिए मुझे वीडियो को पॉज़ करना पड़ा। तो हम कहाँ पहुँचे थे, ये हमने यहाँ पढ़ लिया। तो हम लोग पेलिग्रा पढ़ रहे थे। पेलिग्रा में हमने डर्मेटिटिस पढ़ लिया। डर्मेटिटिस क्या होता है? इन्फ्लेशन ऑफ स्किन। और इन्फ्लेशन जो है सिर्फ सूजन नहीं होती, सूजन भी, स्किन में ड्राइनेस भी और रेडनेस भी पड़ जाना, इन 3 चीज़ों को मिलाकर हम लोग इन्फ्लेशन बोलते हैं। उसके बाद डायरिया, जुलाब लग जाना। उसके बाद डिमेंटिया, 3rd स्टेज। अगर ट्रीट ना किया तो 3rd स्टेज डिमेंटिया हो जाएगा। डिमेंटिया आप सीधे मोटे लफ्ज़ों में याद रखोगे, ये ब्रेन की डिजीज़ होती हैं। ब्रेन की डिजीज़, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि मेमोरी लॉस हो जाना। वही मैंने लिख लिया, मेमोरी लॉस। एक तो हो जाता है मेमोरी लॉस। दूसरी नंबर बात, जो जजमेंट की एबिलिटी होती है, किसी चीज़ को जज करना, वो कैसा है, वो सब्ज़ी कैसी है, कोई भी चीज़ जजमेंट के रिलेटेड, वो भी इंसान लॉस कर लेता है, वो भी नहीं कर पाता है। किसकी वजह से? डिमेंटिया की वजह से। और अगर फिर भी इलाज ना किया जाए, कुछ लोग कहते हैं ना चल रहा है तो चलने दें, तो फाइनली डेथ भी हो सकती है। इसीलिए हम लोग इसको 4D सिंड्रोम, पेलिग्रा का नाम, दूसरा नाम 4D सिंड्रोम है, क्योंकि इसमें 4 डी आ जाते हैं। डी डर्मेटिटिस, डायरिया, डिमेंटिया। और अगर ठीक ना करे तो डेथ भी हो सकती है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे सोर्स क्या है इसका। सोर्स की बात करूँ तो
हर एक चीज़ वही कॉमन है, प्लस वेजिटेबल भी आप लोग खाएंगे, ठीक हो जाएगा। उसके बाद अब हम लोग चलते हैं B5। B5 का नाम जो है पेंटोथेनिक एसिड, PANTOTHENIC, पेंटोथेनिक एसिड। और इससे पेलिग्रा हो जाता है अगर ठीक ना किया जाए तो। फ़र्क क्या है, फ़र्क क्या है किस किस में, B3 और B5 के पेलिग्रा में? B3 में थोड़ा कम होता है, लेकिन जब सेवियर हो जाए ना, वो डेथ तक नौबत आ जाए, तो वो पेलिग्रा जो है B5 में आ जाता है। चलिए मैं आपको इसको भी दिखा देता हूँ फिगर के थ्रू, पेलिग्रा क्या होता है। ये देख लीजिए पेलिग्रा की, देखिए क्या हालत हुई है इसकी। तो शायद ये सन में बाहर चला गया है, अल्ट्रा वायलेंट। देख लीजिए, ये देख लीजिए इसकी स्किन की क्या हालत हुई है। इसी को हम लोग पेलिग्रा कहते, हाँ B6, हाँ जी। चलिए अब हम लोग B6 को देखेंगे। बी तो एनीमिया, एनीमिया जानते हो ना? एनीमिया मीन्स खून की कमी, खून की कमी हो जाना, और स्किन डिजीजेज हो जाती हैं। और सोर्स की बात करूं, वही वेजिटेबल खाया करो, ग्रेन्स दालें खाया करो, मीट प्रोटीन हर एक चीज़ लिया करो, आप ठीक हो जाओगे। अब हम लोग बात करेंगे विटामिन B7 के बारे में। विटामिन B7 के बारे में बात करते हैं तो अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या हो जाता है? पैरालिसिस, बॉडी पैरालाइज हो जाना, लकवा मार जाना, बॉडी पेन, हेयर फॉलिंग, बाल झड़ जाते हैं। और इसका सोर्स जो है मीट है, एग है, या मिल्क है, आप लोग ये याद रखेंगे। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर एक और बात करूँ तो B7 की डेफिशिएंसी जो है ना वो कैसे होती है? विटामिन B7 की डेफिशिएंसी फूड की वजह से नहीं होती। पहले तो आप ये बात याद रखेंगे कि फूड की वजह से नहीं होती। जैसे बाकी विटामिन्स जो है ना, कोई आपने सब्जी नहीं खाई या कुछ नहीं खाया तो B1 हो सकता है, B2 या कोई भी विटामिन की डिजीज़ हो सकती है। लेकिन B7 की डिजीज़ जो है आपको खाने की वजह से नहीं होती, कि मतलब आपने ये चीज़ नहीं खाया तो B7 जो है आपकी कमी हो गई, ऐसा नहीं होता। इसकी कमी कब हो जाती है? जब आपका इंटेस्टाइन जो है इसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। जैसे मैंने एडेविन लिखा है। एडेविन जो है एक प्रोटीन होती है, जो एग जो होता है ना, एग के जो जर्दी के बाहर येलो कलर के बाहर वाला जो पानी होता है, वो जो होता है उसमें एडेविन की एक प्रोटीन होती है। वो जो है वो क्या करती है, और ये एडेविन की प्रोटीन और भी बहुत सारी चीज़ों में होती है, ये प्रिवेंट करती है एब्जॉर्प्शन किसकी? B7 की, इंटेस्टाइन में। जिसकी वजह से क्या हो जाता है? इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। इसका मतलब बायोटिन हर एक खाने में प्रेजेंट होता है, लेकिन एडेविन की वजह से, एडेविन ग्लाइकोप्रोटीन की वजह से हमारी बॉडी इसे ऑब्टेन नहीं कर पाती। और एडेविन को सेक्रेट कौन करता है? एडेविन को सेक्रेट एक बैक्टीरिया भी करता है। एज यूजुअल ये तो अंडों में पाई जाती है, एग्स में, लेकिन ये जो है इसे सेक्रेट करता है स्ट्रेप्टोमाइस्टिस एडिविनी। ये देख लीजिए, स्ट्रेप्टोमाइस्टिस एडिविनी एक बैक्टीरिया है जो इसकी सेक्रेशन करता है। इसलिए आपसे पूछा नहीं जाएगा, आपसे यही पूछा जाएगा कि B7 का नाम बायोटिन है। और इसकी डेफिशिएंसी किससे नहीं, मतलब इसकी डेफिशिएंसी फूड से नहीं होती। बस यही आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद हम लोग और एक बात करते हैं B11 की। B11 का केमिकल नाम आप बोलिए, लिखा हुआ है फॉलिक एसिड। और ये बनता है टेरिन रिंग से, PTERIN, टेरिन रिंग। पी साइलेंट रहता है, क्यों प्रोनाउंसिएशन बहुत ज़रूरी है। टेरिन आप लोग याद रखेंगे, पटेरिन नहीं पढ़ेंगे, टेरिन पढ़ेंगे। जैसे निमोनिया में पी साइलेंट, वैसे ही यहाँ पर भी पी साइलेंट। वहाँ पर आप निमोनिया को पुनोमोना नहीं पढ़ सकते, यहाँ पर आप टेरिन को पटेरिन नहीं के पढ़ सकते, आप लोग टेरिन ही पढ़ेंगे। उसके बाद बायोलॉजिकल, आगे मैंने क्या लिखा है? बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म ऑफ B11। फॉलिक एसिड जो है इसकी एक्टिव फार्म कौन सी है? कहाँ पर ये, किस फार्म में ये अपना एक्शन करता है? THF की फार्म में, टेट्राहाइड्रोफॉलिक एसिड। ठीक है दोस्तों, क्या हो गया? टेट्राहाइड्रोफॉलिक एसिड, यहाँ पर टेट्राहाइड्रोफॉलिक एसिड। तो चलिए, ये भी होप आपको समझ आ गया होगा। कुछ इसमें रहा तो नहीं, लगभग सारा पढ़ लिया है। अब जो बची हुई हैं B11 मैंने ऊपर शायद पढ़ा लिया,
हाँ, B11 पढ़ा लिया। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो डिजीज़ हो जाती है एनीमिया। यहाँ पर देख लीजिए, एनीमिया है, लेकिन स्पेशल कौन सा एनीमिया है? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया आप इतना याद रखेंगे कि हमारे जो सेल्स हैं वो डीएनए नहीं बना पाते मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में। ठीक है दोस्तों, प्लस डाइसेंट्री हो जाती है। चलिए थोड़ा इसको एक्सप्लेन करते हैं, जिनको ये उतना ज़्यादा समझना नहीं है, सिर्फ मोटे लफ्ज़ों में याद रखना है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, वो इतना याद रखेंगे। इसमें क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं वो डीएनए नहीं बना पाते। और जिनको और डेप्थ में पढ़ना है तो हमारा डीएनए जो है, हमारा डीएनए इस तरह का होता है। और उसके बाद इसके अंदर जो है इस तरह से होती है क्या क्या, प्यूरिन्स और पायरामिडीन्स। वही मैंने लिखा है प्यूरिन्स में आता है एडिनिन और गियानिन, ADNINE एडिनिन, ADENINE एडेनिन और GUANIN गियानिन। प्यूरिन्स में आता है एडिनिन गियानिन और पायरामिडीन्स में आता है साइटोसिन और थायमीन, CYTOCINE साइटोसिन प्लस THYAMINE थायमीन आ जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब B11 की डेफिशिएंसी हो जाए तो प्यूरिन्स और थायमीन्स जो है इसकी सिंथेसिस नहीं होती। तो अगर उसकी सिंथेसिस नहीं होगी तो डीएनए नहीं बनेगा। क्योंकि डीएनए जो है बेसिकली जब आप इसको माइक्रोस्कोप में देखोगे, जब आप इसको स्टडी करोगे, आपको पता चलेगा डीएनए जो है अंदर से बना ही होता है प्यूरिन्स और पायरामिडीन्स का। तो इन जनरल प्यूरिन पायरामिडीन जो है, प्यूरिन नहीं बने, एडिनिन गियानिन नहीं बना, थायमीन नहीं बना, तो इसका मतलब डीएनए भी नहीं बना। तो सिंपल सी बात है, B11 की डेफिशिएंसी से डीएनए नहीं बनता, उसी को हम लोग मेलानोब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। तो होप यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा। प्लस डाइसेंट्री भी हो जाती है। और सोर्स आप याद रखें ना रखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर्ल्स, लिवर और एग्स। उसके बाद अब हम लोग चलते हैं नई प्रोटीन की तरफ, B12 जो है, B12 की बात करते हैं हम लोग। तो इसका केमिकल नेम सायानोबैलामिन है। सायानोबैलामिन बहुत सारी बुक में आपको ये वाला नाम मिलेगा। कौन सा नाम? कोबैलामिन। दोनों नाम आप याद रखेंगे, सायानोबैलामिन और कोबैलोमेनामिन। ये जो होता है ये 2 कंपाउंड से बना हुआ होता है। सायानोबैलामिन इज मेड अप ऑफ 2 कंपाउंड्स, एक तो कॉरन रिंग सिस्टम और दूसरा 5,6 डाइमिथाइल बेंजीमिडाजोल राइबोन्यूक्लियोटाइड। ये आप याद रहे ना रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन मेरा काम कहना है इसलिए मैंने ये बता दिया। 2 कंपोनेंट से बना हुआ होता है B12, कॉरन रिंग सिस्टम और 5,6 डाइमिथाइल बेंजीमिडाजोल राइबोन्यूक्लियोटाइड। और इसकी डेफिशिएंसी से क्या हो जाएगा? डेफिशिएंसी से एनीमिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक तो एनीमिया हो जाएगा, दूसरी नंबर बात जॉइंटिस हो जाएगा और टेरियोल ग्लूटामिक हो जाएगा। ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप खुद देखेंगे इंटरनेट पे और लिखेंगे टेरियोल ग्लूटामिक क्या होता है। टेरियोल ग्लूटामिक जो है ना, वो B9 का केमिकल नेम भी है। तो चलिए आप यहाँ पर इसको भूल जाइए, इसको आप कैंसिल कर देना ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। हम लोग सिर्फ ये याद रखेंगे, ये डिजीज़ भी होती है लेकिन आप सिर्फ इतना याद रखेंगे, B9 का केमिकल नेम है टेरियोल ग्लूटामिक। तो चलिए जॉइंटिस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जॉइंटिस जो होता है ये ज़्यादातर नए पैदा हुए बच्चों में होता है, न्यूली बॉर्न बेबीज़ में होता है। उसके बाद जॉइंटिस को आप पहचानोगे कैसे? उस बच्चे को जॉइंटिस हुआ है, उस इंसान को जॉइंटिस हुआ है। तो एक तो जब आप आँखों की पुतलियों में देखोगे ना, जो वाइट कलर का होता है, ये जो है अब वाइट वाला पोर्शन यहाँ पर, इन 2 जगहों पर यहाँ पर येलोनेस होगी, उससे पता लग जाता है जॉइंटिस है। आपकी स्किन जो है सारी की सारी येलो कलर की हो जाएगी, उससे पता लग जाता है जॉइंटिस है। और जॉइंटिस बेसिकली होता क्यों है? क्योंकि जब लिवर में कोई इन्फेक्शन हो जाए, लिवर में कोई डिजीज़ हो जाए तो RBCs की प्रोडक्शन नहीं हो पाती, इसकी वजह से जॉइंटिस हो जाता है। आप लोग ये बात भी याद रखेंगे। होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। और पल्सेस, ये सब चीज़, लिवर, वेजिटेबल्स, एग्स, ये जो है सोर्स हैं, इनको खाने से ये डिज़ीज़ जो है ख़त्म हो जाएगी। चलिए उसके बाद हम लोग चलते हैं B9 की तरफ। B9 का केमिकल नेम टेरियोल ग्लूटामिक। इसकी डिजीज़ कौन सी है?
एनीमिया ऑलरेडी डिस्कस्ड, डाइसेंट्री ये भी हो गया, और स्कर्वी। स्कर्वी जो है ये आप याद रखोगे, जितने भी स्कर्वी टीथ रिलेटेड डिजीज़ होती है। और स्कर्वी का आप एक और बात याद रखोगे, जितनी भी टीथ के रिलेटेड टूथ के रिलेटेड डिजीज़ होती हैं वो होती हैं विटामिन सी की वजह से, विटामिन सी की वजह से। तो यहाँ पर मैंने स्कर्वी तो लिखा है, ये एक मतलब एक जगह पे हो रही है, विटामिन बी की डेफिशिएंसी, B9 की वजह से स्कर्वी। अदरवाइज मैक्सिमम डिजीज़ दांतों की जो है वो विटामिन सी ही की वजह से होती है। अब स्कर्वी क्या होता है? स्कर्वी टूथ डिजीज़ जो हमारे दांतों के ऊपर जिससे दांत जुड़े होते हैं ना, जबड़ों के नीचे जो मीट जैसा होता है वो सूज जाता है, दांतों से ब्लीडिंग होने लगती है, उसी को हम लोग स्कर्वी कहते हैं। चलिए हम लोग इसको भी दिखा देता हूँ मैं आपको। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है लेकिन आज आपको ये कंप्लीट करके दे देना है। तो ये देख लीजिए स्कर्वी, ये है इसके दांत, ये देख लीजिए ब्लीडिंग कितनी हो रही है, कितनी ब्लीडिंग होने की। तो विटामिन सी का केमिकल नाम एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एंटी स्कर्वी मतलब अगर 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 विटामिन जो है, विटामिन सी जो है काफ़ी अच्छी है आपकी बॉडी में, काफ़ी एफिशिएंट है, काफ़ी अच्छी है, सफिशेंट है, काफ़ी है, तो आपको स्कर्वी नहीं होगी, वो दांतों की डिजीज़ नहीं होती। इसीलिए एस्कॉर्बिक का मतलब ही होता है एंटी स्कर्वी। ठीक है दोस्तों। और एक और इम्पॉर्टेंट बात की बात करूं तो इसे जो है डिस्कवर किया था हॉल्स्ट ने। ये बात आप याद रखेंगे, हॉल्स्ट ने इसे डिस्कवर किया था। जो वर्टिब्रेट्स जो होते हैं ना, वर्टिब्रेट्स जानते हो व्हाट इज़ वर्टिब्रेट्स? जिनको पता नहीं है फिर भी बोल देता हूँ, वर्टिब्रेट्स मोटे लफ्ज़ों में। वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट क्या होता है? वर्टिब्रेट वो हुए जिनकी रीढ़ की हड्डी, कमर की हड्डी होती है, ह्यूमन बींग्स एग्जांपल है। और इनवर्टिब्रेट्स वो हुए जिनके कमर की हड्डी नहीं होती, और अगर होगी भी वेल डेवलप्ड नहीं होगी, तो उसको कुछ नोटोन के कुछ कहते हैं, नोटोन शायद कहते हैं, मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा है। तो फ़र्क यही है, वर्टिब्रेट्स वो जिनकी कमर की हड्डी होती है, वो इनवर्टिब्रेट्स वो जिनकी कमर की हड्डी नहीं होती, कमर की हड्डी नहीं होती, जैसे कि वो होते हैं एमीबा, शमीबा, पैरामीशिया, मतलब वो अर्ली वाले होते हैं। इनवर्टिब्रेट्स में अर्ली ऑर्गेनिज्म जो मसा मसा पहले इवॉल्व हो रहे थे, हाँ, जब हमारी ज़मीन बनी थी, अर्थ बनी थी, उस टाइम उनको इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं। और वर्टिब्रेट्स जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है। होप ये भी आपको समझ आ गया होगा, बहुत ही आसान लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है मैंने। तो विटामिन सी जो है इसे ह्यूमंस सिंथेसाइज नहीं कर पाते, ह्यूमंस नहीं बना पाते, बर्ड्स भी नहीं बना पाते, और प्राइमेट्स जैसा कि मैंने बोला, इनवर्टिब्रेट्स जो मसा जब ज़मीन बढ़ रही थी तब के ऑर्गेनिजम्स को हम लोग प्रीमेट्स कहते हैं। प्रीमेट्स यानी पुराने 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 लोग, उनसे भी इसकी सिंथेसिस नहीं होती। क्योंकि वजह क्या है, क्यों नहीं बन पाती, क्यों नहीं बन पाती? तो आप ये जान लीजिए, इसकी सिंथेसिस के लिए एक एंजाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो अगर हमारी बॉडी में होगा तभी सिंथेसिस होगी, और अगर नहीं होगी तो हमारी बॉडी में वो एंजाइम नहीं होता, जिसका नाम ये है एल ग्लूनो गामा। गामा, इसको गामा पढ़ते हैं, एल ग्लूनो गामा लैक्टोन ऑक्सीडेस। आप ये एंजाइम थोड़ा बहुत रट के याद कर लीजिए कि एस्कॉर्बिक एसिड जो है हमारी बॉडी में क्यों नहीं बनता, क्योंकि हमारी बॉडी में एक एंजाइम नहीं होता जिसका नाम एल ग्लूनो गामा लैक्टोन ऑक्सीडेस है। तो चलिए ये भी हो गया। अब हम लोग देखते हैं इसकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, सी को आप याद रखेंगे। सी से जब भी होगा दांतों के रिलेटेड, टूथ टूथ के रिलेटेड ही, टीथ के रिलेटेड ही डिजीज़ होंगी, लाइक स्कर्वी पहले ही बता दिया, दांतों में क्या हो जाता है, ब्लीडिंग हो जाती है, उसके बाद वो ऊपर से जो मीट जैसा होता है वो सूज जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, वही मैंने लिखा है। स्वेलिंग ऑफ गम्स जो है ना, जो अभी मैंने नीचे आपको दिखाया वो, और ब्लीडिंग गम्स।
गम्स की ब्लीडिंग हो जाना, खून निकलता है गम्स से। और अगर इसकी डेफिशिएंसी को दूर करना है तो आप क्या खाएंगे? आप ज़्यादातर फ्रूट खाएंगे, और वो फ्रूट खाएंगे जिनमें सिट्रिक एसिड हो। सिट्रिक एसिड क्या होता है? ये एक एसिड होता है, और इसी से जो है डेफिशिएंसी दूर हो जाती है। सिट्रिक एसिड किस किस में प्रेजेंट है? लेमन, ऑरेंज, टोमेटो, चिलीज़ में, और भी सोर सब्सटेंस जितनी भी खट्टी चीज़ें होती है उनमें ये होता है। तो आप क्या खाएंगे? लेमन खाया करिए, उसकी शरबत पिया करिए, ताकि आपके दांत करिए। टमाटो खाया करिए ताकि आपके दांत जो हैं फिट रहें। इसी के साथ अब हमारा लगभग ये कंप्लीट हो चुका है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो जानना बहुत ज़रूरी है। वाइटामिन क्या होता है? वाइटामिन को किसने डिस्कवर किया था? वाइटामिन क्या होता है? स्मॉलर क्वांटिटीज़ में हमारी बॉडी को इसकी ज़रूरत पड़ती है। वाइटामिन को किसने दिया था? पॉलिश साइंटिस्ट, पॉलिश यानी पोलैंड का था, कैसिमर फंक। उसके बाद डी और के पहले ही बता चुका हूँ, सिंथेसिस जो होती है हमारे बॉडी में हो जाती है, यही एक्सेप्शंस हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे विटामिन डी केवल एक ऐसी प्रोटीन है जो हार्मोन की तरह फंक्शन करती है, एक्ट करती है, ये भी पहले ही बताया जा चुका है। और यहाँ पर देखिए 2 डिजीज़, क्वाशियोरकर और मेरस्मस डिजीज़, ये 2 ऐसी डिजीज़ है ना, ये इनका मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस होता है, क्योंकि ये उम्मूमन उन्हीं लोगों में होती है जो बेचारे गरीब बच्चे होते हैं, जिनको खाने के लिए कुछ नहीं होता, जिनको वो बैलेंस डाइट का तो मसला ही नहीं है, उनको तो खाने के लिए भी कुछ नहीं होता, ये उनमें पाई जाती हैं। यूँ मैंने लिखा है चिल्ड्रंस में पाई जाती है ड्यू टू प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से। तो चलिए क्वाशियोरकर के बारे में मैं थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ। क्वाशियोरकर जो है ये मेल न्यूट्रिशन डिजीज़ है। मेल न्यूट्रिशन यानी बच्चों को अच्छे से न्यूट्रिशन, जब अच्छे से खाना ना मिले तो क्या हो जाता है, उनकी इसकी न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी, खाने की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से क्वाशियोरकर डिजीज़ जो है हो जाती है। और इस डिजीज़ में क्या हो जाता है, मतलब कंप्लीट डाइट वो डाइट होती है जिसमें आपको हर एक चीज़, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, शोटीन, हर एक चीज़ मिल जाए। लेकिन अब उन बच्चों को खाना नहीं मिलता, तो प्रोटीन या कंप्लीट डाइट मिलने की बात तो अलग सी बात है। इसी के रिलेटेड दूसरी डिजीज़ मेरस्मस डिजीज़ भी सिमिलर ही है, क्वाशियोरकर डिजीज़ के जैसी ही है, लेकिन ये ज़्यादा सेवियर होती है। जब मान लीजिए क्वाशियोरकर मतलब इनिशियल स्टेज में थोड़ी बहुत मल्टी न्यूट्रिशन, लेकिन जब बहुत ज़्यादा मल्टी न्यूट्रिशन हो जाए और भी ठीक ना किया जाए, फाइनली बच्चे की डेथ भी हो सकती है। उसी को हम लोग मेरस्मस डिजीज़ कहते हैं। इसके सिम्टम्स क्या हैं? चलिए, सिम्टम्स दोनों के सिमिलर ही हैं। सिम्टम्स होता है मतलब ऐसी चीज़ें जिससे आपको पता लगे, ऐसे साइंस जिससे आपको पता लगे कि ये डिज़ीज़ उस बंदे में प्रेजेंट है, उसी को हम लोग सिम्टम्स कहते हैं। तो सिम्टम्स क्या क्या आ जाएगा? बच्चे का वेट जो है अंडर वेट होगा, वो उसका वज़न बहुत कम होगा। मतलब अगर 15 साल का बच्चा जो है कितना का होता है, अगर 50 केजी, फॉर एग्जांपल 50 केजी का होता है, तो वो 30 केजी का ही होगा। उसके बाद दूसरी नंबर बात, कैसे आप देख सकते हो, उसकी स्किन जो है ड्राई होगी, स्किन बिल्कुल ड्राई होगी। तीसरी नंबर बात, फैट का तो नाम ही नहीं होगा। फैट तो तभी बनेगा ना जब आप कार्बोहाइड्रेट वाली डाइट लोगे, तो उन बेचारों को खाने के लिए नहीं होता, पुअर लोगों को खाने के लिए नहीं होता। उसी वजह से इनकी फैट जो है सबक्यूटानस फैट, SUBCUTANEOUS, स्पेलिंग भी बता देता हूँ, सबक्यूटनियस फैट नहीं होता। सबक्यूटनियस फैट होता है स्किन के अंदर वाला फैट। तो चलिए और डेफिशिएंसी की बात करूँ, इन दोनों में कॉमन क्या हो जाता है? किस चीज़ की डेफिशिएंसी? या तो आयरन कम होगा, लिख लीजिए जिसने लिखना है, मैं तो अब नहीं लिखूंगा, आयरन या आयोडीन या जिंक या विटामिन ए। कभी कभार विटामिन ए की कमी की वजह से भी ये डेफिशिएंसी हो जाती है। तो इसी के साथ आज हमारा लेक्चर जो है कंप्लीट हो गया। अगर कुछ रह जाता है आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, और अगर किसी को कुछ भी नहीं पढ़ना, सिर्फ थोड़ा ही वो अपना ये 1 नंबर विटामिन का सिक्योर करना चाहते हैं, तो वो क्या करेंगे, वो इस टेबल को रट लेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा विटामिन ए, उसके बाद उसका केमिकल नेम, और उससे डिजीज़ क्या हो जाती हैं। सोर्स आप छोड़ दीजिए, सोर्स आप एक ही याद रखेंगे, वेजिटेबल हर एक चीज़ में कॉमन होती है। तो आप ये टेबल रट लेंगे, इसी में से 100% क्वेश्चन, 70% चांसेस इस टेबल में से आ जाएगा।
और उसके बाद ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि फ़ैट सॉल्युबल या फ़ैट सॉल्युबल वाटर सॉल्युबल प्रोटीन्स कौन कौन सी है, वो अलग करके आपको ज़रा देखना है। टर्म किसने दी थी, इन्वेंट किसने किया था, वही आपसे पूछा जा सकता है। ये मैंने पेलिग्रा बता दिया, स्कर्वी भी बता दिया, ये भी स्कर्वी है। ये रैकेट्स होता है, बच्चों की हड्डियाँ टेढ़ी हो जाना, ऑस्टियोमलेशिया। और ये मैंने क्यों रखा है, चलिए ये तो नहीं है आपके सिलेबस में, बता देता हूँ। जिनको वीडियो कट करनी है वो कट कर सकते हैं। देखिए ये जो है, ये मैंने डालना तो नहीं था, अब हो गया। तो चलिए ग्लूटेस मीडियस एक मसल होती है जिसमें इंजेक्शन लगाया जाता है। से हमारा जो बटक होता है ना, बटक BUTTOC के, जो ये वाला पोर्शन है, इसको हम लोग बटक कहते हैं। तो इंजेक्शन कहाँ पे हमने लगाना है, जो इंजेक्शन लगाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, 4 हिस्से हम लोग बटक के करेंगे। जो ये ऊपर वाला पोर्शन होगा, इसमें इंजेक्शन लगाया जाता है, और बाकियों में नहीं। ये रिस्की, ये जो है ये वाला, ये सारा पोर्शन रिस्की होता है। क्यों? अगर आपने यहाँ पर लगा लिया, यहाँ पर बहुत सारी ब्लड वीन्स होती हैं मसल में, इसलिए इंजेक्शन लगाया जाता है ताकि जो इंजेक्शन वीन्स में नहीं लगाना है, जो ब्लड में नहीं चला जाना चाहिए, उसको हम लोग मसल में लगाते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी वीन्स होती हैं, तो अगर ब्लड में चला जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए इसको ग्लूटियस मैक्सिमस कहते हैं, और इसमें इंजेक्शन नहीं लगाना होता। उसके बाद दूसरी चीज़, यहाँ पर भी नहीं लगाया जाता। क्यों? हमारे ब्रेन से एक नर्व आती है, स्केंटिक नर्व, शायद बनी होगी, हाँ, यहाँ पर स्केंटिक नर्व में अगर इंजेक्शन लग जाए तो टांग ही पैरालाइज हो जाती है। तो बंदा, अल्लाह ताला बचाए, लंगड़ा भी हो सकता है। तो यहाँ पर भी नहीं। तीसरी नंबर बात, यहाँ पर भी इंजेक्शन नहीं लगाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर भी हड्डी होती है, कमर की हड्डी शड्डी होती है, इस यहाँ पर भी नहीं लगाया जाता। तो दैट्स वाई सेफर रीजन ग्लूटियस मीडियस ही है, यहाँ पर। तो दोस्तों, आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, और जिसको टेलीग्राम पर जो है वीडियोस नहीं मिलती, वो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। कोई मुझे फ़ायदा नहीं होता, आप सब लोग जानते हो, टेलीग्राम से कोई किसी को फ़ायदा नहीं होता। आप ही सब लोगों के लिए मैंने चैनल बनाया है, जिनको PDFs नहीं मिलती, वो इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वही लोगो भी यही है, जहाँ पर आपको रेगुलर PDFs मिल जाया करेंगी। NCERT की कुछ PDFs अलग से भी हैं, जिनको एक्स्ट्रा पढ़ना होगा तो आप कमेंट सेक्शन में और ज़रूर लिखेंगे मैंने विटामिन को कैसा पढ़ाया। तो ठीक है दोस्तों, एंड करता हूँ अब मैं इस लेक्चर को। ओके, बाय।